नमस्कार दोस्तों, भारत की भविष्यवाणी अब कहीं ना कहीं सच होती दिखाई दे रही है, क्योंकि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं लगभग इन दिनों सब के सब तिल मिला रहे हैं। पर इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान का सहयोगी तुर्की अभी बाकी था, जो कि इनका नंबर भी अब लग चुका है। कुछ ही समय पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा एक बहुत बड़ी बात कही गई थी, वो भी अब कहीं ना कहीं सच होती दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही विदेश मंत्री के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था, उसके ऊपर पाकिस्तान इन दिनों मिट्टी डालने का काम कर रहा है। और अगर पाकिस्तान के अंदर कोई व्यक्ति सांस भी ले रहा है तो इन दिनों पाकिस्तान की सरकार पूरा का पूरा इल्जाम लगाने में लगी हुई है भारत की तरफ। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार इन दिनों पाकिस्तान के द्वारा भारत के ऊपर किस प्रकार से इल्जाम लगाए गए हैं, ताकि इंटरनेशनल तौर पर उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया जाए। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर नजर डालिए, हो क्या रहा है। अभी हाल ही में एक न्यूज निकल के आती है जिसमें यह बताया जाता है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि हमारा जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र जिसके ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, अब वहां के लोग जागरूक हो चुके हैं और वो लगातार पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें आजादी दे दो। हो क्या रहा है आप यहां पर देखिए, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है और आर्मी के जितने भी सैनिक पाकिस्तान के वहां पर रोकने के लिए आए कि भाई ऐसा हल्ला गुल्ला ना करो, तो उनके ऊपर पत्थर उठाकर मारना इन्होंने शुरू कर दिया। और साथ ही एक नारा यहां पर दिया। नारा किस प्रकार का दिया? हम तुम्हारी मौत है, इस प्रकार के नारेबाजी इन्होंने शुरू कर दी। अब सवाल ये आता है कि पीओके के अंदर तो 10 जिले आते हैं, 10 जिलों में से कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर इसकी शुरुआत हुई है? तो यहां पर आप देखिए, ये है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको इसने 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। ऊपर का एरिया आता है गिलगिट बाल्टिस्तान और नीचे का आता है आजाद कश्मीर। इससे आजाद कश्मीर वाले इलाके में 3 प्रमुख जिले आते हैं। एक आता है मुजफ्फराबाद, जिसे पीओके की राजधानी भी कहा जाता है, इसमें आंदोलन हो रहा है। दूसरा इसी के जस्ट नीचे के स्थान आता है कोटली और तीसरा आता है रावलकोट। इन 3 एरिया में क्या हो रहा है, इन दिनों जो है लोगों के द्वारा हंगामा बहुत ज्यादा मचाया जा रहा है। अगर आपको उर्दू आती है तो आप जरूर से बताइएगा कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ये लोग जो है मार्च निकाल रहे हैं, बाइक से भी मार्च निकाला जा रहा है, हाथों में मशाल लेकर भी मार्च निकाल रहे हैं और कई प्रकार की नारेबाजी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको इनके नारे बता दूं, उसके बाद में हम जानेंगे कि क्या क्या इन्होंने डिमांड्स रखी है सरकार के सामने। सबसे पहला इनका नारा है कि हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम हमारा हक मांग रहे हैं, जो कि आप लोगों ने हमसे 70 साल से हमें नहीं दिया है। यानी कि 70 साल से हम जिस प्रकार से पिछड़े क्षेत्र में रह रहे हैं, पिछड़ा क्षेत्र यानी कि आज की दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, पर हम इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमारे यहां पर मीडिया का यूज नहीं हो सकता, हम हमारी जिंदगी खुल के नहीं जी सकते, मानवाधिकार का यहां पर उल्लंघन हो रहा है, तो हम हमारा हक मांग रहे हैं, किसी प्रकार की भीख नहीं, जो कि आपने 70 सालों में नहीं दी है। दूसरा, अगर तुम जान से बचना चाहते हो और अगर हम तुम्हारी मौत बनकर तुम्हारे ऊपर ना टूट पड़े, इसलिए हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की जितनी भी सेना है वो तुरंत यहां से वापस लौट जाए अपने क्षेत्र में। तो पाक सेना वापस जाओ, ऐसे नारे भी यहां पर लगाए गए हैं। इसके साथ ही नारा यह लगाया गया है कि अब हमें पीओके में आजादी चाहिए, यानी कि आजादी की मांग इन्होंने करना शुरू कर दिया कि तुम कैसी सरकार हो, बस हमारा उपयोग करते हो, पर जब हक की बात आती है तो हमारे लिए कभी नहीं बोलते हो। हमारे यहां पर पानी के लिए आपने जो डैम बना रखा है, डैम का सबसे ज्यादा उपयोग करता है पंजाब। हमारे यहाँ के डैम में जिस प्रकार की बिजली का उत्पादन होता है, उसका सबसे ज्यादा उपयोग करता है पंजाब। तो हमारे लिए क्या है, हम किस प्रकार के आपके यहाँ के नागरिक हैं, इसीलिए अब हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है, हमें अब चाहिए आजादी। और इसके साथ ही आप सभी ने सुना है, हम तुम्हारी मौत है, इस प्रकार के नारेबाजी यहां पर दी गई है। और इसके अंदर भी सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर युवा वर्ग ही इसके अंदर शामिल है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि आखिरकार अचानक से पीओके के अंदर ये क्या होने लगा। आपको मैं बता दूं कि पीओके के अंदर ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कुछ पहली बार हो रहा है तो नए प्रकार के नारे और आजादी चाहिए ऐसे नारे पहली बार गूंजे हैं। पहली बार सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर बात की गई है। इससे पहले भी पीओके के अंदर कई प्रकार के आंदोलन हुए हैं, पर इससे पहले जो आंदोलन हो रहे थे उसमें इन लोगों के द्वारा बोला जा रहा था कि हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर इंटरनेट चाहिए, हमें चाहिए बिजली,
आप सभी को जान के हैरानी होगी कि पीओके के अंदर आज भी, यानी कि जो पाकिस्तान ने जिस एरिया में कब्जा कर रखा है, जो कि भारत का क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर जो लोग आज निवास कर रहे हैं वो बहुत दुविधा में निवास करते हैं। 24 घंटे में से केवल 1 से 2 घंटे बिजली उनको मिलती है, 22 घंटे उनको बिजली नहीं मिलती है। बिजली के साथ साथ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, भूखमरी बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, दूध के भाव बहुत ज्यादा है, कुल मिलाकर बेरोजगारी भी बहुत है। और इसके साथ ही गेहूं की सब्सिडी नहीं मिलती है, खाने को आटा नहीं मिल पाता है, पानी टाइम पे नहीं मिल पाता है। इन सभी चीजों को लेकर ये कई बार आंदोलन कर चुके हैं, पर अब ये पूर्णतः आजादी को लेकर यहां पर मांग कर रहे हैं। अब मांग के लिए जो है यहां पर कोई व्यक्ति तो रहा होगा जो यहां पर इनका नेतृत्व कर रहा है, तो बिल्कुल पीओके की आजादी के लिए एक बहुत बड़ा संगठन इन दिनों काम कर रहा है और इस संगठन का नाम है अवामी एक्शन कमेटी, AAC, जिसके द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है। AAC का नेतृत्व कर रहे हैं शौकत नवाज मीर और इनके द्वारा सरकार के सामने 38 प्रकार की मांगे रखी गई है। इन्होंने पाकिस्तान की सरकार के सामने 38 प्रकार की मांगे रखी हैं, जिसमें से 3 प्रमुख मांगे मैं आपको यहां पर बता रही हूं। पाकिस्तान में बसे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए बनी 12 विधानसभाएं सीटें आपको पूरी तरीके से खत्म करना पड़ेगा। बिजली परियोजनाओं में लोकल लोगों के फायदों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि बिजली क्षेत्र में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं वो भी ज्यादातर पंजाब से आते हैं, यहाँ इनका कोई रोल नहीं है। आटे और बिजली के बिलों पर छूट देने की मांग करी है, क्योंकि महंगाई से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है, जिसके चलते आज 3 दिन हो चुके हैं पीओके के अंदर सारी की सारी दुकानें बुरी तरीके से बंद हो गई हैं और सरकार ये मामला कहीं इंटरनेशनल तरीके तक ना पहुंच जाए, इसलिए पीओके के अंदर सब प्रकार का इंटरनेट बंद कर दिया गया है। और मैं आप सभी को बता दूं कि यूएन ने इसी बात को 2011 के अंदर बोला और 2013 के अंदर बोला था। किस प्रकार से बोला, तो यूनाइटेड नेशन ने पहले भी कहा था, ये कहा था कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई होती है पीओके को लेकर, आतंकियों को लेकर। आतंकवादी की समस्या यहां पर सोल्व की जा सकती है। और रही बात पीओके की, तो पीओके के लोगों से आप पूछ लो ना वो किसके साथ रहना चाहते हैं, जन्म संग्रह करवा लो। अगर वो बोल देंगे हम पीओके के साथ रहना चाहते हैं तो फिर भारत कभी मांग नहीं करेगा, और अगर वो बोल देंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं तो खुशी खुशी भारत को सौंपना पड़ेगा। पर इस बात में भारत जरूर रेडी हो गया था, पर पाकिस्तान आज भी रेडी नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि जन्म संग्रह हुआ कि भारत के हाथों चढ़ा कौन, पीओके, उनके हाथ से गया पीओके। अब पीओके को लेकर इन्होंने कुछ समय पहले एक स्टेटमेंट दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी हाल ही में 28 सितंबर को, यानी कि आज से 2 दिन पहले, इनके द्वारा पीओके को लेकर यह भविष्यवाणी की गई थी कि हम जिस प्रकार से पीओके को वापस लेंगे उसके लिए कोई खून खराबा नहीं होगा, कोई आक्रामक नीति नहीं होगी, बड़े प्यार से पीओके वापस भारत की तरफ आने वाला है। और अब आप यहां पर देखिए कि आज इस प्रकार के हंगामे यहां पर शुरू हो गए हैं, तो इससे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है दया, है ना। आप क्या सोचते हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अब मैं आपको यहां पर थोड़ा सा बता दूं कि कौन कौन सा एरिया हमारा वापस आना है, फिर हम चलेंगे आगे तुर्की की बातों पर। और अभी खासकर पी चिदम्बरम के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको आप जरूर से सुनिएगा, क्योंकि उसको सुनने के बाद आप खुद सोचने वाले हो कि अमेरिका किस हद तक जा सकता है। यहां पर देखिए जो आपको ग्रीन कलर का इलाका दिखाई दे रहा है, पूरा ग्रीन, ये हमारा क्षेत्र हुआ करता था जम्मू कश्मीर का, जो कि हमसे छीन लिया है किसने, पाकिस्तान ने छीना है। पूरे रेड कलर में आपको जो लाल कलर का इलाका दिखाई दे रहा है ये है पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद। ब्लू कलर में जो आपको इलाका दिखाई दे रहा है ये है हमारा कश्मीर, और नीचे वाला जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारा जम्मू, जो कि वर्तमान में ये दोनों इलाके हमारे पास में हैं। वहीं अगर हम लद्दाख की बात करें तो ये पूरा लद्दाख हुआ करता था एक समय में, पर आज हमारे पास में लद्दाख ये वाला क्षेत्र है, और ये वाला जो अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, इसे भारत में कहा जाता है चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, है ना। तो आप जरा इस पे भी ध्यान रखिएगा कि ये वाला क्षेत्र आज हमारे पास में नहीं है, ये वाला क्षेत्र भी आज हमारे पास में नहीं है। तो इतना एरिया वापस भारत को एक दिन लेना ही पड़ेगा। लेना है कि नहीं लेना है बताइए जरा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो स्कैन करके सीधा पहुंच सकते हैं, नहीं तो अगर आईडी सर्च करेंगे अंजलि वॉइस के नाम से आपको यहां पर मिल जाएगी। अब आगे की न्यूज को जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इनका स्टेटमेंट बता दूं, क्योंकि अभी हाल ही में कल के दिन इनके द्वारा एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है जो कि हर व्यक्ति को सोच में डाल रहा है। यह है पी चिदम्बरम जी, जो कि भारत के पूर्व गृह मंत्री के पद पर रह चुके हैं। इन्होंने अभी हाल ही में 26/11 के अटैक को लेकर स्टेटमेंट दिया है।
26/11 का अटैक जो कि 2018 में हुआ था, और कहाँ हुआ था तो ताज होटल पे हुआ था। आपको ये होटल दिखाई दे रही होगी। इसको लेकर इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमने अजमल कसाब को जब पकड़ लिया था, भारत सरकार को जब पता चल चुका था कि ताजमहल की माफ कीजिएगा ताज होटल पर जो हमला किया है वो हमला करने वाला एक पाकिस्तानी ही है, और उस टेररिस्ट को पकड़ने के बाद भी जब भारत कार्रवाई के लिए तैयारी कर रहा था कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, तो उस समय भी भारत के ऊपर प्रेशर करने का काम किया था अमेरिका ने। अमेरिका का जॉर्ज बुश उस टाइम बोलता है कि भारत किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेगा, और अगर एक्शन लिया तो अच्छा नहीं होगा, जो होना था वो हो चुका है, आपको किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेना है। इस प्रकार की बात उस समय कही गई थी, ये इनके द्वारा कहा गया है। अब आप देखिए, जॉर्ज बुश के द्वारा 2008 में इस प्रकार की भविष्यवाणी की गई, ये ऐसी ही भविष्यवाणी 2025 में कर रही है ट्रंप की सरकार। ट्रंप ने भी क्या बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर जो आपने चलाया है इसको आप यहीं पे रोक दो, सीज फायर कर दो, क्योंकि पाकिस्तान का हमेशा से सपोर्ट किया है किसने? अमेरिका ने। अमेरिका ने 1971 में भी सपोर्ट किया, जब पाकिस्तान का टुकड़ा हुआ और बांग्लादेश का जन्म हुआ, और बांग्लादेश को जन्म देने वाला पिता कौन है? भारत है। और भारत ने जिस टाइम लड़ाई लड़ी थी तो उस समय भी इसने क्या बोला था कि भाई ऐसा ना करो, और इसने अपने फाइटर जेट तक भेज दिए, इसने पैटर्न टैंक तक भेज दिए थे भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। तो उस समय भी ये नहीं चाहता था कि पाकिस्तान का एक और टुकड़ा हो जाए, और अब अगर पाकिस्तान का टुकड़ा नहीं हुआ होता तो एक सैन्य अड्डा तो भारत के इस वाले छोर में होता और एक बंगाल की खाड़ी में इसका सैन्य अड्डा बन गया होता। तो उस समय भी इसने यही किया, और आज भी ट्रंप की सरकार यही बोल रही है कि ऐसा ना करो, ऑपरेशन सिंदूर को ज्यादा टाइम ना चलाओ, इसके ऊपर कहीं ना कहीं मिट्टी डालने का इसने काम किया है। अब आगे की न्यूज को हम जान लेते हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान सीधे तौर पर भारत के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू हो गया है। इल्जाम क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि अभी बुरी तरीके से धोया गया है यूएन के अंदर पाकिस्तान को। अब देखिए, पाकिस्तान के क्वेटा में बम का धमाका हुआ। सबसे पहले मैं आपको क्वेटा दिखा दूं कहां है। ये आपको दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान का मैप है, और पाकिस्तान के मैप में ये आपको एक प्रांत दिखाई देता है जिसका नाम है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के इस वाले छोर में ये आपको दिखाई दे रहा है क्वेटा लिखा हुआ है। अगर हम इसे जूम करेंगे तो बलूचिस्तान में यहां पर आपको दिखाई देगा क्वेटा। इसी क्वेटा के अंदर क्या हुआ, अभी हाल ही में एक बम धमाका हुआ जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और 32 लोग यहां पर बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं। कहाँ लिखा हुआ ये? तो पाकिस्तान का एक न्यूज़पेपर है डॉन, जिसके अंदर लिखा हुआ था, और उसके बाद में इंडियन मीडिया ने भी इसको पूरी तरीके से कवर किया। अब इसको कवर करने के बाद में जब स्टेटमेंट मांगा गया कि ब्लास्ट कैसे हुआ, किसके द्वारा किया गया, तो अब इन्होंने सिंध के लोगों पर नहीं इल्जाम लगाया, अब इन्होंने खैबर पख्तूनवा के लोगों पर इल्जाम नहीं लगाया, बीएलए के ऊपर, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ऊपर नहीं लगाया, यहां तक कि पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट रहते हैं, आतंकवादी रहते हैं, उनके ऊपर इन्होंने इल्जाम नहीं लगाया। इस बार पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं जरदारी, बिल्लो रानी के जो पिताजी हैं, उन्होंने इस बार इल्जाम लगाया है किसके ऊपर? भारत के ऊपर। क्या बोला है कि इसके पीछे भारत समर्थित आतंकवादियों का हाथ है। अब आप देखिए, आगे एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया इसने। क्या कहा है? पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि इसके पीछे भारत समर्थित तहरीक ए तालिबान का हाथ है। मतलब टीटीपी अब भारत का हो गया है। टीटीपी कुछ समय पहले अफगानिस्तान का था, कुछ समय पहले अमेरिका ने कहा कि यह पाकिस्तान का है, और अब यह भारत का हो गया। बोल रहा है कि टीटीपी के थ्रू हमारे यहाँ पर ये जो अटैक करवाने का काम किया जा रहा है। आगे क्या कहा है? भारत के लिए काम करने वाले लोग पाकिस्तान की शांति को कमजोर नहीं कर पाएंगे। कुछ समय पहले जो बार बार स्टेटमेंट आ रहे थे ना कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इस आतंकवादी को लुढ़का दिया गया, उसको मार दिया गया, उसको मार दिया गया, ऐसे स्टेटमेंट आ रहे थे जिसको लेकर ये बोल रहे हैं चाहे कुछ भी कर लो, आप पाकिस्तान की शांति को अशांति में नहीं बदल सकते। आगे कहा है कि सुरक्षा बलों ने समय पर कार्रवाई की है जिसने आतंकवादियों के बुरे इरादे को नाकाम कर दिया। इन्होंने कुछ समय पहले S-400 को फोड़ने वाले व्यक्ति को मेडल दे दिया, और क्या चाहिए इनको? कुछ भी बोल सकते हैं ये। अब देखिए, इनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर मिट्टी डालने का काम कर रहे हैं। खुद ही आतंकवादी हमले करा रहे हैं ताकि ये इंटरनेशनल तौर पर जाके बता सके कि हम खुद आतंकवादियों से परेशान हैं, और हम इतने ज्यादा परेशान हैं इसीलिए हम चाहते हैं कि अमेरिका हमारी मदद करे, दूसरे देश भी हमारा सहयोग करे। कुल मिलाकर इंटरनेशनल तौर पर ये क्या करना चाहते हैं? बताना चाहते हैं कि हम खुद बहुत परेशान हैं, भारत के ऊपर अटैक करने वाले तो कोई और व्यक्ति थे।
चलो मान लेते हैं कोई और व्यक्ति थे, जरा इस बात का स्टेटमेंट देना कि कुछ समय पहले जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया और 100 से भी ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया, मार दिया, उनको मारने के बाद जब उनके जनाजे जा रहे थे तो आसिफ मुनीर, जो कि उस समय आपके यहाँ का आर्मी चीफ हुआ करता था और अभी उसका प्रमोट करके आपने फील्ड मार्शल का पद दे दिया, वहां दुआ पढ़ने के लिए क्यों गया था? उसके बारे में कोई स्टेटमेंट देना चाहेंगे? क्योंकि भारत ने बहुत बुरी तरीके से धोने का काम किया था यूएन के अंदर। आप सभी जानते हैं कि विदेश मंत्री ने तो टेररिस्तान कह दिया था, यानी कि आतंकिस्तान नाम दे दिया था पाकिस्तान को, जिसको लेकर पाकिस्तान को बड़ा दर्द हुआ। अरे आपने तो हमारे देश का अपमान कर दिया है। देश अपमान लायक ही है, जिसका अपमान किया जा रहा है तुम अपमान लायक ही हो। किस प्रकार का सम्मान किया जाए तुम्हारा? और मैं तो कई बार बोल चुकी हूं कि पाकिस्तान ने केवल 2 लोगों को देने का काम किया है, एक आतंकवादी देता है और एक भिखारी देता है। इससे ज्यादा क्या तुम्हारा मान सम्मान किया जाए? सोचने वाली बात है। अब इंटरनेशनल तौर पर तुम अपनी छवि सुधारने में लगे हुए। अरे छवि सुधारना है तो आर्थिक रूप से उस चीज को कवर करो ना। पीओके में लोग परेशान हो रहे हैं, तुम्हारी आर्थिक स्थिति ढंग की है नहीं और तुम परमाणु की धमकियां देते हो दूसरे देशों को। सोचने वाली बात है कि नहीं? हाँ लिख दो जरा जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। क्या इजराइल के खिलाफ गाजा में सेना भेजेगा पाकिस्तान? जाने विदेश मंत्री इशाक डार ने क्या कहा। अब देखिए, इशाक डार ने कुछ समय पहले ये स्टेटमेंट दिया था जिसमें भारत के कुछ सारे लोगों के मन में सांप जो है, बिच्छू जो है, सबके सब लौट गए होंगे। इन्होंने कहा था ना कि भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें सीज फायर भारत और पाकिस्तान की सहमति से हुआ, किसी तीसरे देश में नहीं। अब ये बोल रहे हैं कि कुछ समय में गाजा के अंदर जो है पाकिस्तान के सैनिक तैनात होने वाले। अब ये क्या हो रहा है भाई? पाकिस्तान की सेना वहां क्या लेने जा रही है? आप सभी को कल की न्यूज में मैंने आपको बताया था कि अभी पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, अभी जो बात हुई थी जैसे कि बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में, और इन दोनों की बातचीत में कहा गया था कि हम 20 पॉइंट बता रहे हैं किसको? हमास को। अगर वो मान लेता है तो सीज फायर होगा, और अगर सीज फायर होगा तो इसमें इंडोनेशिया के सैनिक भी जाएंगे, ब्रिटेन के सैनिक भी जाएंगे, अमेरिका के सैनिक भी जाएंगे, यानी कि इंटरनेशनल तौर पर वहां पर सैनिक बिठाए जाएंगे। उन सब चीजों को कवर किया जाएगा, अभी जो नुकसान हो चुका है इसीलिए जाएंगे। पर बात यहां पर आती है कि अभी इजराइल मानने को रेडी है कि नहीं? इजराइल तभी मानेगा जब हमास अपने हथियार डाल देगा, और हमास हथियार डालेगा तब इजराइल अपने कदम को पीछे हटाएगा, यानी कि यहां से इसकी सेना जाएगी। और जब तक इसकी सेना नहीं जाएगी, पाकिस्तान वालों तुमको पूछ कौन रहा है? पहली बात तो तुम्हारे सैनिकों में कोई डिसिप्लिन नामक चीज ही नहीं है ना। सीखो कुछ इंडियन आर्मी से। एक इंडियन आर्मी का अगर एक बंदा आके खड़ा हो जाए ना, तुम्हारी वैसे ही हवा निकल जाए। हमारी सेना, किस हिसाब से सेना? आगे देखो, पाकिस्तान को बड़ा झटका। दोस्त, तुर्की भारत को थमाएगा रशिया का S-400 मिसाइल सिस्टम। अब ये कौन सी नई कहानी आ गई है? इस कहानी के बारे में जरा ध्यान से सुनिएगा। हुआ क्या था? तुर्की ने सुरक्षा के चलते रशिया से S-400 की डिमांड करी। कब करी थी? 2018 के अंदर डिमांड करी, इनकी डील हुई और 2019 के अंदर तुर्की ने क्या ले लिया? रशिया से ले लिया S-400। अब जैसे ही तुर्की ने क्या लिया? S-400 लिया रशिया से, अमेरिका को आ गया गुस्सा। भाई तुम नाटो देश हो, और नाटो देश में तुम्हारी पहुंच भी बहुत अच्छी है, क्योंकि नाटो देशों में सबसे बड़ी 2nd नंबर की तुम्हारी ही सेना आती है, और अगर तुम इस प्रकार का कारनामा करोगे तो ऐसे कैसे चलेगा? तो फिर अमेरिका ने बोला कि तुमने रशिया से डील करी तो करी कैसे, और S-400 लिया तो लिया कैसे? चलो तुमने S-400 ले लिया तो एक काम करो, तुम हमारा ये जो F-35 है इसे लौटाने का काम करो, ये दे दो वापस। अब जैसे ही लौटाने की बारी आई तो तुर्की घबरा गया। तुर्की ने बोला ऐसे कैसे लौटा दूं? तो 2019 से इसने खरीद रखा है और 2025 आ गया है, वापस लौटाते लौटाते अब जाके इसने रशिया से बात करी है कि भाई अमेरिका नाराज हो रहा है, मैं अमेरिका का सहयोगी देश हूं, वो F-35 ले जाएगा तो उसके साथ दुश्मनी में मोल नहीं ले सकता, इसीलिए काम करो अपना S-400 वापस ले लो। रशिया के द्वारा कहा गया कि S-400 हमें नहीं चाहिए, हम उसी S-400 को अपग्रेडेड करेंगे और वो हम दे देंगे हमारे दोस्त भारत को। तो अब तुर्की से S-400 चल के आने वाला है कहाँ? भारत। तो भारत के पास में एक और अपग्रेडेड वर्जन का S-400 आने वाला है, जो कि इस बार का ये कारनामा थोड़ा सा बाकी रह गया था इसको लेकर, पाक को लेकर, जो कि अगली बार पूरा हो जाएगा। अब आप देखिए, भारत ये रहा पाकिस्तान, और पाकिस्तान का सहयोगी तुर्की ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये है हमारा प्यारा सा S-400 जिसने अभी पूरी तरीके से धुआं कर दिया था किसको? पाकिस्तान को, है ना। और ये है F-35 जिसको वापस लेने की बात अभी कर रहा है कौन?
अमेरिका। तो तुर्की भी कहीं ना कहीं डरता है, ये बात शो होती है। कहते हैं ना कि दुनिया डरती है, डराने वाला चाहिए, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो आप इन सब को लेकर क्या सोचते हैं, खासकर पाकिस्तान को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हर बारी भारत के ऊपर नए नए इल्जाम लगाने के लिए रेडी रहता है। आप जो भी सोचते हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर आपके माइंड में ऐसा कोई टॉपिक है कि हमें इसकी हिस्ट्री जानना है कि भाई जापान ने चाइना के ऊपर कैसे कब्जा किया, अमेरिका किस प्रकार से एक बहुत सुपर पावर देश बना, कुछ भी ऐसा कोई टॉपिक जो आपके माइंड में आता है और आपके मन में है कि हम जाने, डिफेंस से रिलेटेड हो, कई मिसाइल से रिलेटेड हो या फिर F-35 फाइटर जेट, कोई भी, तो किसी से भी रिलेटेड अगर आपके मन में है कि हम उसके बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपकी डिमांड पे मैं जरूर से लेके आने वाली, क्योंकि आपकी डिमांड्स पे अभी तक 6 वीडियो में लेके आ चुकी हूँ। तो आपके अगर माइंड में है तो जरूर से लिखिएगा, मैं लेके आऊंगी। अब हम बात कर लेते हैं आपके काम की। अगर आप इनमें से किसी भी कंपनी के अंदर नौकरी लगना चाहते हैं, जैसे अब सबसे बड़ी डिमांड आने वाली है L&T के अंदर, तो अगर आप इनमें से किसी भी आपकी फेवरेट कंपनी में नौकरी लगना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उस पर जाके आप टैप करेंगे तो वहां पे आपको अपना नाम लिखना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, अपना ईमेल आईडी डालना है और यहाँ पर डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए AN50 आपको यहाँ पर एक कोड यूज करना होगा, क्योंकि अभी लिमिटेड सीट हमारे पास में है, कुछ ही सीटें बाकी हैं। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम ऑलरेडी 91,000 से ज्यादा स्टूडेंट को नौकरी दे चुके हैं, वो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में। इसके अंदर आपको सिखाने वाले हैं डेटा साइंस, EWS, AWS, C++, जावा, पाइथन, DSA, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कई प्रकार की चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो कहीं देर ना हो जाए, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।